नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे तड़के भाग निकले। वायुसेना के विशेष विमान से पत्नी व 2 अंगरक्षकों के साथ पहुंचे मालदीव। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर। भाजपा विधायक सांसद के साथ करेंगी बैठक। थोड़ा वजन कम करो तेजस्वी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी तेजस्वी यादव को सलाह, तो मुस्कुराने लगे तेजस्वी यादव। विपक्ष का किला ढहा, बड़ी जीत की ओर बढ़ी द्रौपदी मुर्मू। राजग के आदिवासी कार्ड के सामने तार तार हुई विपक्षी एकता। और कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1.32 लाख के पार, 45 लोगों की हुई मौत। श्रीलंका में आर्थिक तबाही के बीच भड़के जनविद्रोह के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे बुधवार तड़के कोलंबो से भाग निकले। श्रीलंका की वायुसेना के विमान से अपनी पत्नी व अंगरक्षकों के साथ मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए। आज ही वे इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उसके पहले वह देश छोड़कर चले गए। श्रीलंका के पीएम कार्यालय ने भी इसकी पुष्टि की है कि राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं। भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था संभालने में विफल रहने के कारण श्रीलंका में कई महीनों से बवाल जारी था। बीते दिनों जनता सड़कों पर उतर आई थी और सैकड़ों लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। उसके बाद से राजपक्षे लापता थे। इसी बीच उन्होंने ऐलान किया था कि वे 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। श्रीलंका की वायुसेना के मीडिया निदेशक ने आज सुबह बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रपति राजपक्षे प्रथम महिला यानी कि उनकी पत्नी और 2 अंगरक्षकों को मालदीव ले जाया गया है। उनके विमान को उड़ान भरने के लिए आव्रजल सीमा शुल्क और रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। 13 जुलाई की सुबह उन्हें वायुसेना का विमान उपलब्ध कराया गया। सूत्रों ने बताया कि 73 साल के राजपक्षे की वेलेना एयरपोर्ट पर मालदीव सरकार के प्रतिनिधि ने आगवानी की। वे स्थानीय समय अनुसार आज सुबह करीब 3 बजे माले पहुंचे। बीबीसी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उनके भाई व पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भी श्रीलंका छोड़ दिया है। 71 साल के बासिल को श्रीलंका के आर्थिक बदहाली का बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। बासिल संभवतः अमेरिका जा सकते हैं, उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट भी है। सोमवार रात राजपक्षे और उनके भाई बासिल दोनों को कोलंबो हवाई अड्डे पर तब वापस भेज दिया गया था जब वे देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने उन्हें नारेबाजी करते हुए देश छोड़ने से रोक दिया था। बासिल ने अप्रैल की शुरुआत में वित्त मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया था, क्योंकि देश में ईंधन, भोजन और अन्य आवश्यकताओं की कमी को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद उन्होंने जून में संसद से भी इस्तीफा दे दिया था। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू बुधवार को यानी कि आज राजस्थान आएंगी। जयपुर में मुर्मू का आदिवासी संस्कृति और राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। बुधवार सुबह 8 बजे होटल क्लार्क आमेर में भाजपा सांसद, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और आदिवासी समाज के नेताओं के साथ उनकी चाय पर चर्चा भी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार द्रौपदी मुर्मू सुबह करीब 10:15 बजे होटल पहुंचेंगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सभी सांसद, विधायकों और पार्टी नेताओं को सुबह होटल क्लार्कर्स आमेर पहुंचने के लिए कहा है। कटारिया ने इसके लिए विधायक दल के सभी सदस्यों को पत्र भी भेजा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगी। नेता प्रतिपक्ष कटारिया और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सभी सांसद, विधायकों से मुर्मू को वोट की अपील भी करेंगे। मुर्मू के साथ भाजपा नेताओं की वाहन रैली निकलेगी। पूरे रास्ते फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए राजस्थान में भाजपा ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को इलेक्शन एजेंट बनाया है और इसके साथ ही जोगेश्वर गर्ग को समन्वय और विधायक रामलाल शर्मा को सह समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा परिसर के शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा संग्रहालय भवन अतिथिशाला का शिलान्यास भी किया। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद कुछ मजाकिया माहौल भी बना। दरअसल समारोह के बाद जब भी सभी नेता प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए बाहर जा रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की नजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पड़ी। फिर क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को सलाह दे डाली और कहा कि आप अपना थोड़ा वजन कम करो। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात पर तेजस्वी भी मुस्कुराने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दौरान तेजस्वी यादव से उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत के बारे में भी जानकारी ली। कार्यक्रम के दौरान उनकी संक्षिप्त बातचीत में बिहार
बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को यह सलाह दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक रहते हैं और सोशल मीडिया पर लोगों को भी सलाह देते हैं कि इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी खुद को फिट रखने के लिए सुबह योगा भी करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए विपक्ष की कोशिश एकजुट होने की थी। हालांकि इस चुनाव में राजग की ओर से द्रौपदी मुर्मू के रूप में लगाए गए आदिवासी और महिला दाव ने विपक्ष की एकता को तार-तार कर दिया। विपक्ष में बड़ी फूट के कारण मुर्मू बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। मुर्मू के उम्मीदवारी से जहां यूपीए में फूट पड़ गई है, वहीं दूसरे विपक्षी दल ने मजबूरी में मुर्मू का साथ देने की घोषणा की है। सांसदों के तीखे तेवर के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मुर्मू का साथ देने के लिए मजबूर हो गए। मुर्मू के समर्थन और विरोध के सवाल पर यूपीए में ही फूट नहीं पड़ी, बल्कि सपा और कांग्रेस जैसे कई दल भी फूट का शिकार हुए। खासतौर पर विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखने वाली टीएमसी सियासी नुकसान के भय से खुद ऊहापोह में है। अब तक 8 गैर राजक दलों ने मुर्मू का समर्थन देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मुर्मू को अब तक गैर राजक दलों में बीजेडी, अकाली दल, वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी, बसपा, झामुमो और जदयू शिवसेना ने समर्थन देने की घोषणा की। इसमें झामुमो, शिवसेना और टीडीपी ने पहले विपक्षी दलों की बैठक में यशवंत के नाम पर सहमति जता दी थी। हालांकि राज्य के आदिवासी कार्ड के बाद ये दल मुर्मू के साथ आने पर मजबूर हो गए थे। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों को चिंता में डाल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को आंकड़े के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,32,457 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 1,441 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आए और इस दौरान 45 मरीजों की जान चली गई। आपको बता दें कि महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,519 लोग जो है अब तक मौत के मुंह में समा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हुई कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 400 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एक मरीज की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में कोरोना के 1,960 सक्रिय मामले हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,548 टेस्ट हुए, जिनमें से 400 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में संक्रमण दर 2.92% रही है। 381 मरीजों ने कोरोना को मात दी व एक मरीज की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 420 मामले सामने आए, जो कि कल की तुलना में 79% अधिक है। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार को मुंबई में 235 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे तड़के भाग निकले। वायुसेना के विशेष विमान से पत्नी व 2 अंगरक्षकों के साथ पहुंचे मालदीव। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर भाजपा विधायक सांसद के साथ करेंगी बैठक। थोड़ा वजन कम करो तेजस्वी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी तेजस्वी यादव को सलाह, तो मुस्कुराने लगे तेजस्वी यादव। विपक्ष का किला ढहा, बड़ी जीत की ओर बढ़ी द्रौपदी मुर्मू। राजग के आदिवासी कार्ड के सामने तार-तार हुई विपक्षी एकता। और कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1.32 लाख के पार, 45 लोगों की हुई मौत। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर।
कानपुर विकास प्राधिकरण के साथ जिला प्रशासन और पुलिस ने गुपचुप तरीके से बिल्डर हाजी वसी की अवैध रूप से बनी बहुमंजिली इमारतें ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। किसी भी दिन अचानक ऐसे अवैध निर्माणों पर हथौड़े बुलडोजर चल सकते हैं। केडीए ने बिल्डर हाजी वसी की चमनगंज, बेगनगंज, अनवरगंज थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी 5 निर्माणाधीन इमारतों और जाजमऊ में 2 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की तैयारी तेज कर दी है। परेड में 3 जून को हुए बवाल में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हयात जफर हाशमी के करीबी की रूप में जो है स्वरूप नगर केडीए सचिव कार्यालय के सामने अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाने और उसी दिन अवैध रूप से निर्माणाधीन पेट्रोल पंप तोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, जिसमें जवाब दाखिल हो चुका है। इसके मद्देनजर केडीए भी फूक फूक कर कदम रख रहा है, इसलिए बिल्डर हाजी वसी के अवैध निर्माणों सहित अन्य के अवैध निर्माणों को नोटिस देने के बाद उन्हें सील किया गया। हाजी वजी के केडीए के ही कुछ अफसर कर्मियों और मिली भगत से जिन 7 निर्माणों को सील तोड़कर पुनः निर्माण शुरू कराया गया था, वहां पर पुनः निर्माण रुकवाने के साथ ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब इनके ध्वस्तीकरण की तैयारी भी तेज की जा रही है। बताया जा रहा है जहां ये निर्माण है वह संवेदनशील क्षेत्र है और इसलिए कानपुर विकास प्राधिकरण जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा। परेड बवाल के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने के आरोपी बिल्डर हाजी वसी के साझेदार अब्दुल रहमान की जाजमऊ में अवैध रूप से बनी मल्टी स्टोरी की मंगलवार को जांच शुरू हुई। जिला प्रशासन और केडीए की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल शुरू की। यह स्पष्ट हो गया कि यह 6 मंजिला अवैध निर्माण उस आरजी में नहीं हुआ है जिसका बैनामा बिल्डर ने कराया था। यह अवैध निर्माण केडीए किसी और निजी जमीन पर हो सकता था और इसकी सटीक जानकारी के लिए 13 जुलाई को टीएस सर्वे कराया जाएगा। सदन के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष कई अहम मुद्दों पर आमने सामने होंगी और इसमें सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए लाया जाने वाला बैंकिंग कानून संशोधन बिल के अलावा बाल विवाह रोकथाम सहित 4 बिल शामिल हैं, जिन्हें असहमति के कारण संसदीय समितियों के भेजा गया था। विपक्ष इस बार सरकार को भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा विवादित टिप्पणी, सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर घेरने की रणनीति बना रहा है। सरकार ने भी जवाबी रणनीति तैयार की है और इसी रणनीति के तहत दोनों ओर से लोकसभा में जो है 40 से अधिक सांसदों ने नुपुर की टिप्पणी, उसके बाद उदयपुर और अमरावती में हिंदू समुदाय के 2 लोगों की हत्या से जुड़े सवाल पूछे हैं। सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार इस सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन बिल लाने की तैयारी में भी जुटी हुई है। गुजरात दंगा मामलों में अहमदाबाद अपराध शाखा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार के बाद अब भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आईपीएस संजीव भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद अपराध शाखा की टीम ने लंबे समय से बनासकांठा जेल में बंद संजीव भट्ट को मंगलवार के दिन गिरफ्तार किया है। भट्ट को के धन में जाली दस्तावेजों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उनको। और गौरतलब है कि तीस्ता सीतलवाड़ और श्री कुमार को अहमदाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया था। श्री कुमार और सीतलवाड़ को गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही जो है जिले के पालनपुर की एक जेल में हिरासत में उन्हें जो है मौत के मामले में उम्र कैद की सजा वो काट रहे हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष खीमी राम को अपने साथ मिलाकर हिमाचल कांग्रेस ने भाजपा के मर्म पर चोट कर इसका मनोबल तोड़ने की चाल चली है। भाजपा लंबे वक्त से नाराज चल रहे अपने नेता को संभाल नहीं पाई और उनके बागी होते तेवरों को हल्के में लेती रही। कांग्रेस को तो मौका चाहिए था। विधानसभा चुनाव के ठीक 2.5-3 महीने पहले ही खीमी को अपना बना लिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह संसदीय क्षेत्र मंडी में उपचुनाव में प्रचार के लिए भी खीमी राम की खूब मान मनोवल चली, लेकिन वह प्रचार में नहीं उतारे जा सके। खीमी राम जैसे कई नेताओं की बगावत को हल्के में लेना भी कहीं ना कहीं उपचुनाव में भाजपा के भले में नहीं रहा। भाजपा ने मंडी लोकसभा सीट गंवाकर दिल्ली तक सही संदेश नहीं दिया था। खीमी राम वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद से ही वह आहत चल रहे थे।
वर्ष 2017 में युवा भाजपा नेता सुरेंद्र शौरी को टिकट दिया गया था और इससे पहले 2012 के चुनाव में खीमी राम को पूर्व मंत्री कर्ण सिंह ने हराया था। उसके बाद से ही वह भाजपा में बैकफुट पर जाते रहे। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके खीमी राम का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए अप्रत्याशित घटना सही रही है और खीमी राम ने भी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके भाजपा को यह तो कड़ा संदेश दे ही दिया था कि अगर उन्हें तरजीह नहीं मिली तो वह भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करने का मन भी बना चुके हैं। एनसीबी ने दिवंगत अभिनेता सुशांत राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में बड़ा खुलासा किया है। जी हां, एनसीबी ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड यानी कि रिया चक्रवर्ती अपने भाई शोविक समेत अन्य आरोपियों से कई बार गांजा खरीदकर अभिनेता सुशांत सिंह को उन्होंने दिया था। आपको बता दें कि एनसीबी ने हाल ही में एनडीपीएस कोर्ट में सुशांत मौत मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई। 12 जुलाई को एनसीबी ने इस बात का भी खुलासा किया कि रिया चक्रवर्ती, शोविक समेत सभी आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आपराधिक षड्यंत्र रचा था ताकि वह बॉलीवुड और हाई सोसाइटी में ड्रग का वितरण, बिक्री और खरीद कर सकें। एनसीबी ने दावा किया कि आरोपियों ने मुंबई के भीतर न केवल ड्रग्स की तस्करी की, फंडिंग की, बल्कि गांजा, चरस, कोकीन जैसे नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया था। अवैध तस्करी को वित्त पोषित करने और अपराधियों को शरण देने के लिए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 27 और धारा 27A लगाई गई है। इसके अलावा धारा 28 और धारा 29 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप तय करने से पहले अदालत सभी आरोपियों को दोष मुक्त याचिका पर विचार करेगी। एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वीजी रघुवंशी ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है, यानी कि अब अगली सुनवाई 15 दिन के बाद होगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे तड़के भाग निकले। वायुसेना के विशेष विमान से पत्नी व 2 अंगरक्षकों के साथ पहुंचे मालदीव। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर दौरे पर भाजपा विधायक सांसद के साथ करेंगी बैठक। थोड़ा वजन कम करो तेजस्वी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी तेजस्वी यादव को सलाह, तो मुस्कुराने लगे तेजस्वी यादव। विपक्ष का किला ढहा, बड़ी जीत की ओर बढ़ी द्रौपदी मुर्मू। राजग के आदिवासी कार्ड के सामने तार तार हुई विपक्षी एकता। और कोरोना ने बढ़ाई चिंता, देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1.32 लाख के पार, 45 लोगों की हुई मौत। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 24 घंटे भारी बारिश के आसार हैं।
भारी बारिश को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 5 जिलों में बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन के लिहाज से सतर्क रहना होगा। भारी बारिश को देखते हुए डीएम आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अफसरों को अलर्ट रहने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तत्काल राहत अभियान शुरू किया जा सके। कहा गया है कि यदि आपदा प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही हुई तो संबंधित विभागों के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उधर बुधवार को सुबह से शुरू हुई भारी बारिश से बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे अलग अलग जगह पर बंद हो गए। उधर चंपावत जिले में बादल छाए हुए हैं, जबकि एक ग्रामीण सड़क जो है सिफ्टी मकड़िया बंद है। वहीं जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग घोड़ा पड़ाव व यमुना मंदिर के बीच उफान पर आई नदी के कारण लोग जोखिम भरी आवाजाही कर रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पुरसाड़ी के समीप दीवार टूटने से अवरुद्ध हो गया है। पुलिस प्रशासन ने यात्रा वाहनों की आवाजाही नंदप्रयाग से कोट सड़क से शुरू कराई है। यमुनोत्री धाम में रात से बिजली सप्लाई बंद है। वहीं धाम के पैदल मार्ग पर जगह जगह मलबा पानी आने से श्रद्धालुओं की जाम जोखिम में बनी हुई है। वहीं जो है बारिश से बुधवार सुबह हल्की थमी, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित हो गया। जनपद से 19 सड़कें मलबा आने से बंद है। यमुनोत्री धाम से लगे गीट ओजरी पट्टी में रात भर भारी बारिश से यमुना नदी के साथ सहायक नदी नाले भी उफान पर आ गए। राना गांव में सड़क का पानी मलबा लोगों के घरों में घुस गया। घरों में मलबा घुसने से ग्रामीण दहशत में रात भर बाहर ही रहे। पश्चिम बंगाल में काली विवाद गहराता ही जा रहा है। विपक्षी भाजपा सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व तृणमूल नेता बाबुल सुप्रियो ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस विवाद में वह खुद अपने चेहरे पर कालिक पोत रही है। वह बंगालियों को मूर्ख समझती है, इसलिए उन्हें कभी समझ नहीं सकी। मंगलवार को बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंदू पुजारियों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हुए उन्हें मां काली की तस्वीर भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मां काली के खिलाफ विवादित बातें कहने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं बंगाल के कई भाजपा कार्यक्रमों में देवी काली की तस्वीर नजर आई है। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और उन्हें देवी की तस्वीर भेंट की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने काली मंदिर में पूजा की। पूर्व भाजपा नेता बाबुल सुप्रियो ने काली विवाद को तूल देने के लिए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगालियों को कभी समझ नहीं सकी है, क्योंकि वह उन्हें मूर्ख मानती है। वह बचकाना हरकतें कर अपने चेहरे पर ही काला पोत रही है। यह शर्मनाक है कि राजभवन को ऐसे शर्मनाक कृत्यों का मंच बनाया गया है। शुवेंदु अधिकारी द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन देकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की मांग के बाद सुप्रियो ने ट्वीट कर ये बातें कही। ज्ञापन पर राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि वे नियम के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे। दफ्तर हो या घर, अब मेट्रो स्टेशनों से पहुंचना बेहद आसान होगा। अंतिम छोर तक पहुंचने की सुविधा मुहैया करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पहली बार कदम बढ़ाया है। मेट्रो यात्रियों की सहूलियत के लिए ई ऑटो की सुविधा शुरू की जाएगी और इससे न तो वाहनों से प्रदूषण की चिंता होगी और न ही गंतव्य तक पहुंचने में देरी। पहले चरण में द्वारका के सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के 50 ई ऑटो सेवा की अगस्त तक शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि द्वारका के अलग अलग सेक्टरों में स्थित मेट्रो स्टेशनों से करीब 160 ई ऑटो चलाए जाएंगे। अगले 4 महीने में दिल्ली के शेष मेट्रो स्टेशनों से जरूरत के मुताबिक कुल 663 ई ऑटो की सुविधा यात्रियों को उपलब्ध होगी। दिल्ली मेट्रो की तरफ से इलेक्ट्रिक फीडर बस सेवा की पिछले साल शुरुआत की गई थी। बसें जो है वो तयशुदा मार्ग पर चलने लगी, लेकिन यात्रियों को अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए माकूल परिवहन विकल्प नहीं मिला। फीडर बसों में क्षमता से काफी कम यात्री होने के कारण हो रहे नुकसान और यात्रियों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी ने ई ऑटो चलाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बीच सहमति के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाया गया है। आपको बता देंगे ई ऑटो का निजी एजेंसियों के साथ मिलकर परिचालन किया जाएगा। डीएमआरसी के प्रबंधक निदेशक विकास कुमार ने बताया कि सबसे पहले द्वारका के सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन से 50 ई ऑटो का परिचालन शुरू होगा। इसके बाद चरणों में द्वारका के दूसरे सेक्टरों सहित पूरी दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों से यात्रियों की सुविधा के लिए 663 ई ऑटो शामिल होंगे।
धर्मनगरी हरिद्वार से राजनीतिक संजीवनी लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की भी हरिद्वार से आस लग गई है। विधानसभा चुनाव में बहू की हार के बाद हरक सिंह रावत हरिद्वार को ही अपनी राजनीति का केंद्र बनाने में जुट गए। ब्रह्मचारी से आशीर्वाद लेकर हरक के लिए रास्ता तैयार करने की शुरुआत कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कई चुनाव में सफलता नहीं मिलने पर राजनीति में काफी टूट हो गए थे, लेकिन इसके बाद वर्ष 2009 में उन्हें पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया था। स्वामी अतीतानंद गिरी को मात देकर हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव जीतकर राजनीति में दमदार वापसी की थी और इसके बाद वह प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने में भी सफल हुए थे। लेकिन उनके नेतृत्व में लड़े गए 2017 के चुनाव में वह खुद को सीटों से चुनाव हारने के साथ ही पार्टी की भी करारी हार हुई थी। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी हरीश रावत लाल कुआं से असफल हो गए थे, लेकिन अब हरीश रावत के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की निगाहें भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त भाजपा से निकाले गए और लैंसडौन से बहु अनुकृतित गुसाई को कांग्रेस से जीत न दिला पाने वाले हरक सिंह भी अब हरिद्वार को अपनी राजनीति का केंद्र बना रहे हैं। उन्हें धर्मनगरी के कांग्रेसी संत ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने न केवल अपना आशीर्वाद दिया बल्कि चुनाव में हर प्रकार से सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल से घर जा रहे बच्चों पर आसमानी बिजली गिर गई और इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल हैं। इसके साथ ही 4 बच्चे भी झुलस गए। सभी बच्चों को झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। आगर मालवा जिले के सोयत कला थाना क्षेत्र के सोयत खुर्द गांव में सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई थी। 10 बच्चे एक साथ अपने घर आ रहे थे और इसी दौरान बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद बच्चे एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, जिससे बच्चे झुलस गए। सभी बच्चों को लेकर झालावाड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसमें सगे भाई कुंदन और पुत्र हरिश्चंद और चंदन पुत्र हरिश्चंद निवासी सोयत खुर्द भी शामिल हैं। वहीं गंभीर रूप से झुलसे बच्चों का इलाज जारी है। इसमें कृष्णपाल पुत्र नारायण सिंह हुलिया खेदी, इंद्र सिंह पुत्र एलकार सिंह निवासी दुलिया खेड़ी भी शामिल हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।